हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का केमिस्ट्री जीरो टू हीरो चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, और वो टॉपिक आपके सामने है। कौन सा टॉपिक है? कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ओके, मतलब इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन से रिलेटेड हमारा एक रूल्स है, और वो रूल्स हमारा किसने दिया था? कोलराउस ने। ओके, इसलिए इस लॉ का नाम हो गया कोलराउस लॉ। ओके, तो सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम इस कोलराउस लॉ को डिटेल से समझेंगे। ओके, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम शुरू करेंगे इस कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन, है ना, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। और इसी के साथ ये जो कोलराउस लॉ है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है ना, जो एग्जाम्पल है, उसको अपन डिटेल से समझेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक। कौन सा लॉ शुरू करना है हमें? कोलराउस लॉ। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ओके, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोलराउस ने क्या बताया, उसका क्या स्टेटमेंट है, उसको पहले क्लियर करते हैं। ओके, फिर आगे समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, द लॉ स्टेट दैट, है ना, इस लॉ के अंदर उन्होंने क्या बताया? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, किसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन? तो ये मान लो ये हमारा एक सॉल्यूशन है। ओके, इस सॉल्यूशन के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट है। इस सॉल्यूशन के अंदर कौन है? इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट मान लो इसके अंदर NaCl है ना, मान लिया हमने इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? NaCl, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट का ये सॉल्यूशन है। और ये जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की कौन सी कंडीशन पर? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब इसके अंदर हमने वाटर इतनी मात्रा में मिलाया, बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट को हमने मिलाया है। तो ये कौन सी कंडीशन के अंदर आ गया ये सॉल्यूशन हमारा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडीशन के अंदर हमारी इस NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कंडक्टिविटी है, ओके, उस कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है उस कंडक्टिविटी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब ये जो NaCl की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जिस समय उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाती है, उस समय की जो उसकी कंडक्टिविटी है वो हमारी क्या कहलाती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। इस NaCl की कंडक्टिविटी को हम कौन सी कंडक्टिविटी बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सॉल्यूशन हमारे कौन सी कंडीशन के अंदर है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, तो उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसका सिंबल हमारा है लैम्बडा नॉट m। ओके, ये हमारी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो लैम्बडा नॉट m की वैल्यू हमारी इक्वल होती है, ये हमारे इस इलेक्ट्रोलाइट की क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो वो वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायन एंड एनायन। ओके, मतलब जैसे ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के एक तो कैटायन और एक एनायन, दोनों की क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? तो जो अंदर जो कैटायन है और जो एनायन है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का हम क्या कर देते हैं? सम, मतलब दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। किस किस को ऐड करना है? तो एक तो कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, ये कैटायन की, ओके, और उसके साथ में किसकी? एनायन की। दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को यदि हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू टोटल लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी है इसके क्या प्राप्त होती है? इक्वल प्राप्त होती है। इस इलेक्ट्रोलाइट की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू किस किस के इक्वल है? तो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो हमारे कैटायन है
और जो एनायन है दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को यदि ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू इस टोटल की क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। ओके, ये ऐसा किसने बताया था, हमारा कोलराउस ने। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर ये जो केटायन और जो एनायन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, है ना। इसलिए यहाँ पर इस रूल्स का नाम क्या है, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। उस कंडीशन के अंदर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडीशन के अंदर, ये जो केटायन और जो एनायन होते हैं वो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन करते हैं, मतलब फ्री मूव करते हैं, कहीं कोई उनके अंदर कोई बाधा उत्पन्न होती नहीं है। तो उस समय की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो एनायन और केटायन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के क्या होती है, दोनों के एडिशन है ना, दोनों के सम के क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, तो ये क्लियर हो गया हमारा कौन सा लॉ, कोलराउस लॉ। ओके, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल किसका लिया था, NaCl का। तो NaCl का जब डाइल्यूशन करेंगे तो ये जो NaCl है वो किस में चेंज हो जाएगा, एक तो Na+ के अंदर और एक Cl- के अंदर। क्लियर, मतलब यहाँ पर जब NaCl की यदि हम क्या निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये जो NaCl की क्या है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो NaCl कौन कौन से आयन से बना है, एक तो Na+ से और एक Cl- से। तो ये तो हमारी होगी Na+ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, λ0 Na+, और ये हमारा Cl- की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ओके, λ0 Cl-। ओके, दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को यदि हम ऐड करते हैं तो ये टोटल हमारा जो NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू क्या प्राप्त होती है, इक्वल प्राप्त होती है। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। मैंने यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया, NaCl का, कंप्लीट। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल भी यहाँ नोट किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड एग्जाम्पल किसका है, CaCl2 का। तो CaCl2 किस किस से बनता है, तो CaCl2 हमारा बनता है एक तो Ca2+ से और दूसरा बनता है हमारा Cl- से। ओके, तो Cl- कितने हैं, 2 Cl- है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CaCl2 की क्या होगी, तो इज इक्वल, ये λ0, ये तो हमारे केटाइन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी λ0 Ca+, और ये हमारी एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी λ0 Cl-। और उसके आगे हमने क्या लगाया है, 2 लगाया है। 2 क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर Cl- आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 Cl- आयन प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जब उसका डाइल्यूशन करते हैं तो CaCl2 का, इसलिए यहाँ पर आगे क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। थर्ड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है Al2SO4, है ना, Al2SO4 का होल ट्वाइस एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के एग्जाम्पल के अंदर एल्यूमिनियम के कितने आयन बनेंगे, 2 आयन बनेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया 2 λ0 Al3+, ये तो हमारी होगी केटाइन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के अंदर λ0 SO4 2- और SO4 हमारे 2- कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। ओके, जितने आयन्स प्रोड्यूस होंगे उसके नंबर अपन कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको क्या बताया, तीनों अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया। ओके, यदि इसी बात को इन जनरल, है ना, यदि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए यदि हमें इसकी कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग यदि टोटल उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यदि हमें निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इनको देख करके अपन ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा हमारा, ये x λ0 प्लस y λ0 - ओके, मतलब ये तो हमारी केटाइन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और ये हमारी एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, और उसके आगे x और y हमारे कौन है, तो x और y हमारे किसके नंबर हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन के अंदर जो डिसोसिएट हुआ है तो कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट, उसके नंबर हमारे हैं x और y। ओके, तो यहाँ पर हम एक लाइन नोट कर सकते हैं, ध्यान से देखें। तो हियर ये जो x एंड y जो है, x एंड y
इज नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आफ्टर डिसोसिएशन। ओके, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके डिसोसिएशन के बाद जो आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आयंस के नंबर हमारे क्या होते हैं, एक्स एंड वाई। ओके, तो यहाँ पर एक्स और वाई कौन है, आयंस के नंबर जो डिसोसिएशन के बाद में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, क्लियर। तो ये हो गया हमारा कोलरॉश लॉ और ये हो गया इसका फॉर्मूला। ओके, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है ना, चाहे वो NaCl हो कि CaCl2 हो कि एल्यूमिनियम सल्फेट हो, कोई भी हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा है ना, उसको ध्यान से देखना। इस एग्जांपल के द्वारा हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या करेंगे, कैलकुलेशन। ओके, तो एग्जांपल 2.7 ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट लैम्बडा नॉट एम, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो 4CaCl2 है ना, एक तो CaCl2 की निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और उसके साथ में निकालनी है MgSO4 है ना, दो इलेक्ट्रोलाइट हैं CaCl2 एंड MgSO4। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो, दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन के लिए जो डाटा नीचे दिए हुए हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये Ca2+ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, जो कैटायन जो है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दी हुई है 119 सीमेंस cm² मोल इनवर्स। ओके, तो इस प्रकार ये तो हमारी कैल्शियम Ca2+ की दी हुई है। उसी प्रकार यहाँ पर ये किसकी दी है, Cl- की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसकी वैल्यू आपके सामने है। और इसी प्रकार यहाँ पर किसकी दी है, Mg2+ की दी है, और उसके साथ में दी है SO4 2- की। ओके, तो दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके लैम्बडा नॉट एम, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन। ओके, कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना। फॉर्मूला यही हमें यूज़ करना है, ऐसे ही हमें नोट करना है ना, ये फॉर्मूला आपको नोट करने आना चाहिए। ओके, तो इसी कोलरॉश लॉ की सहायता से अपन क्या करते हैं, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या करते हैं, कैलकुलेशन। ओके, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हमारा कौन है, CaCl2। ओके, तो CaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकालेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, CaCl2 की है ना, तो उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एक तो कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो हमारी कौन है, कैटायन कौन है, Ca2+। ओके, क्लियर। और उसके बाद में एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एनायन कौन है हमारा, Cl-, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2, तो ये उसका हो गया फॉर्मूला। ओके, तो लैम्बडा नॉट Ca2+ प्लस 2 लैम्बडा नॉट Cl-, ये हो गया हमारा CaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू रख दो और आंसर निकाल दो। तो Ca2+ की वैल्यू हमारी कितनी है, ये रही हमारी 119। ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई Cl- की वैल्यू कितनी है, ये 76.3। ओके, तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 119 प्लस 152.6 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई किया 152.6 आया, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 271.6। ओके, और यूनिट हो जाएगी इसकी सीमेंस cm² मोल इनवर्स। ओके, तो ये हमें प्राप्त हो गई, क्या प्राप्त हो गई, CaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, क्लियर। इसी प्रकार हमें किसकी निकालनी है, MgSO4 की। ओके, तो उसकी तो आप निकाल सकते हो, एक का मैंने बता दिया है ना, सेकंड आपको निकाल देनी है, सिंपल है, आसान है ना, निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या समझा, एक तो कोलरॉश लॉ क्या होता है ना, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, और उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका एग्जाम्पल, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको एक्सप्लेन किया। ओके, तो उसके बाद अपन शुरू करते हैं, क्या शुरू करना है हमें, ये जो कोलरॉश लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन, इस लॉ का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ओके, तो इसको अपन डिटेल से कवर करते हैं। ओके, यस, स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। ओके, कोलरॉश लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ओके, 2 एप्लीकेशन आपके सामने लिखी हुई है, ध्यान से देखें।
फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी है यूजिंग कोलराउश लॉ। ओके, कोलराउश लॉ का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्बडा नॉट एम फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कहाँ पर इसका यूज हो सकता है इस लॉ का? तो पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्बडा नॉट एम, है ना। लैम्बडा नॉट एम मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं किसकी सहायता से? यूजिंग कोलराउश लॉ। ओके, कैसे कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था। कौन सा एग्जांपल पढ़ा था? तो एग्जांपल कौन सा आपको याद होगा ना? एग्जांपल कौन सा हमारा? 2.7 जो अभी हमने सॉल्व किया है। ओके, तो इस एग्जांपल 2.7 के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो ये जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है ना, दो इलेक्ट्रोलाइट थे, दोनों इलेक्ट्रोलाइट का हमने क्या निकाला था? लैम्बडा नॉट एम, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या किया था? कैलकुलेशन किया था। ओके, मतलब यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन इसका हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यदि हमें कैलकुलेशन करनी हो तो हम कोलराउश लॉ की सहायता से कर सकते हैं। ओके, सेकेंड यूज ध्यान से देखिएगा, क्या यूज है कोलराउश लॉ का? इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन, है ना। क्या डिटरमाइन करना पॉसिबल हो सकता है? तो द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम? डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। किसके लिए? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड। ओके, जैसे हमारा एसिटिक एसिड हमारा क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें क्या निकालना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, जिसका सिंबल हमारा है के, और फॉर्मूला क्या है इसका? सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। ये किसका फॉर्मूला है हमारा? डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे हमारा एसिटिक एसिड होता है। ओके, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमारा सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। तो इसकी वैल्यू हम किसकी सहायता से कर सकते हैं? कोलराउश लॉ की सहायता से कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर ध्यान से देखना, एक तो सी हमारा कौन है? तो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। ओके, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखते हैं सी से। ओके, तो सी तो हमारी होगी कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है एल्फा। ओके, अब ये एल्फा कौन है? तो एल्फा हमारा है, क्या है एल्फा? द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो इलेक्ट्रोलाइट जो है उस इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू है वो हमारी कौन है? एल्फा। और एल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर मैंने नीचे नोट किया हुआ है, ये हमारा एल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो एक तो जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हमारा एसिटिक एसिड हो या कोई भी हो, ओके, उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, है ना, लैम्बडा एम कौन है? हमारी मोलर कंडक्टिविटी। ओके, उसको डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है? लैम्बडा नॉट एम, है ना। लैम्बडा नॉट एम मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कहाँ से निकालेंगे? कोलराउश लॉ से। तो जब कोलराउश लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी में से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे हो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको? द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जब एल्फा की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा? उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मिलेगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया उसका सेकंड एप्लीकेशन। ओके, अब ये जैसे जो आपके सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, ये अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, सेम टू सेम यहाँ पर इसी फॉर्मूले को यूज़ करके उस एग्जाम्पल के अंदर किसका कैलकुलेशन किया गया। ये एग्जाम्पल हमारा कौन सा है? 2.9। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका एक तो एल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको समझाया गया है, और साथ में डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी कैसे निकालते हैं ये भी बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को एक बार बिल्कुल ध्यान से देखेगा कि एग्जाम्पल 2.9 के अंदर एल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट
ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं ना, उसको समझा रखा है ना। तो आपको एक बार ध्यान से देखने का है। यदि कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलिए, तो ये तो हो गए हमारे एप्लीकेशन किसकी, कोलरॉफ्स लॉ की। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर। अब यहाँ पर इन दोनों एप्लीकेशन के बाद में इसी कोलरॉफ्स लॉ की सहायता से एक एग्जाम्पल है ना, जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2.8, यहाँ पर भी हमें क्या निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। तो इसके लिए किस किस की वैल्यू दी है और किसकी निकालनी है, उसको एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से देखें और समझें, है ना। यही एग्जाम्पल बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ना, जो हमारा किससे रिलेटेड है, इस कोलरॉफ्स लॉ से रिलेटेड है। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल जिसमें ये कोई फॉर्मूला हमारा यूज होता नहीं है ना, इसका कैलकुलेशन करने के लिए एक अलग ही तरीका है ना। वो कौन सा तरीका यूज़ करते हैं, यहाँ पर लैम्डा नॉट एम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा तरीका हम यूज़ करते हैं, उसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार ये पूछा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2.8 जिसको अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल हमारा क्या है, लैम्डा नॉट एम मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, फॉर NaCl मतलब NaCl की, HCl एंड NaAC है ना। NaAC मतलब यहाँ पर कौन है, सोडियम एसीटेट। ओके, कौन है ये, हमारा सोडियम एसीटेट। ओके, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ये हमारा सोडियम एसीटेट है। ओके, तो NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट तीनों की क्या दी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको दी है। कितनी दी है, R126.4, 425.9 एंड 91.0 सीमेंस CM² मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली, है ना। तीनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको, है ना, रेस्पेक्टिवली मतलब तीनों के क्रम से दी हुई है। ओके, और आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम फॉर HAC। ओके, HAC मतलब हमारा है एसिटिक एसिड, है ना, CH3COOH, ये हमारा कौन है, HAC। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है ना कि यहाँ पर ये HAC लिखा मतलब ये कहाँ से आ गया, तो आपको नहीं पता हो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, HAC मतलब हमारा होता है CH3COOH, क्लियर। तो इसकी हमें क्या निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, CH3COOH की। ओके, एसिटिक एसिड की। चलिए, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। जो वैल्यू एक तो दी है उसको अपन पहले नोट कर देते हैं, किस किसी वैल्यू दी है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारी किसकी, NaCl की कितनी दी हुई है, तो वो हमारी दी है 126.4। ओके, उसके बाद में HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो हमारी कितनी दी हुई है, 425.9। ओके, और उसके बाद में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारी दी है सोडियम एसीटेट। ओके, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसीटेट की कितनी दी हुई है, 91.0 सीमेंस CM² मोल इनवर्स। ओके, तीनों की मोलर कंडक्टिविटी हमें दी है और हमें निकालने किसकी है, ये निकालने किसकी है, HAC। ओके, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, लैम्डा नॉट एम HAC, है ना, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है, क्लियर। तो अब आपको इस सवाल के कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर इन चारों के बीच में जो रिएक्शन हो रही है ना, वो रिएक्शन हमारी किस प्रकार से हो रही है वो आपको आनी चाहिए ना। यदि वो रिएक्शन आपको पता है तो यहाँ पर इस सवाल का जो आंसर है ना वो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। कुछ नहीं करना इसके अंदर, है ना, बस आपको ये रिएक्शन ध्यान में रखनी है कि इनके आपस में रिएक्शन करने से कौन कौन से रिएक्टेंट के रूप में यूज़ होते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट के रूप में यूज़ होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने रिएक्शन नोट की है, CH3COOH। ओके, मतलब HAC। ओके, एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, किसके साथ में करवा रहे हैं, NaCl के साथ में। ओके, सॉल्ट, हमारा NaCl कौन है, सॉल्ट है। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से ये H+ के रूप में निकल जाता है। ओके, और उसकी जगह कौन ऐड हो जाता है, हमारा सोडियम, तो ये हमारा बन जाता है सोडियम एसीटेट। ओके, ये NaAC है ना, ये सोडियम एसीटेट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन, है ना, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, ये HCl के रूप में यहाँ पर निकल जाते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन हमें प्राप्त होती है, क्लियर। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर आप ध्यान से देखिए, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं और ये दोनों हमारे कौन है,
प्रोडक्ट। ओके, मतलब कोलोराउस लॉ के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की मोलर कंडक्टिविटी और प्रोडक्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, है ना। कौन सी कंडीशन के अंदर, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडीशन के अंदर। ओके, तो कोलोराउस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस ये दोनों रिएक्टेंट। ओके, तो एक तो होगी इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और सेकंड हमारी NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दोनों की मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, रिएक्टेंट वाली को ऐड करेंगे और यहाँ पर हम किसको ऐड करेंगे, प्रोडक्ट वाली की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। ओके, तो प्रोडक्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कौन सी है, तो एक तो सोडियम एसीटेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, इक्वल। मतलब रिएक्टेंट की जो टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल होगी किसके, प्रोडक्ट की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के। ओके, तो यहाँ पर ये जो 4 जो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है उसकी वैल्यू हम रख देते हैं, है ना। तो जैसे लैम्डा नॉट एम HAC की वैल्यू इसकी तो हमें निकालनी है ना, वही निकालना हमें। ओके, उसके बाद में लैम्डा नॉट एम NaCl की वैल्यू हमको दी हुई है, कौन सी है, 126, तो ये हमने रख दिया 126। ओके, उसके बाद में लैम्डा नॉट एम NaAC, ये NaAC की वैल्यू हमने 91.0 ये रख दी और लैम्डा नॉट एम HCl इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। ओके, सबकी वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब क्या करना है ना, इन दोनों को तो ऐड करना है और इसका ट्रांसपोजिशन करना है, तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा नॉट एम HAC, मतलब एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो ये तो दोनों जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ये दोनों, और ये 126 का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस 126.4। ओके, अब लास्ट में क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और दोनों को ऐड करके इसको क्या करना है, माइनस करना है, आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिला हमारा, 390.5 सीमेंस CM² मोल इनवर्स। किसकी वैल्यू है ये, तो ये हमारी एसिटिक एसिड की क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसकी वैल्यू हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल इजी है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये जो चारों वैल्यू दी हैं, तो इन चारों वैल्यू में से 3 की वैल्यू आपको दी हुई रहेगी और चौथे की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, तो ये इन चारों के बीच में जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के अंदर कौन से रिएक्टेंट के रूप में यूज़ होते हैं और कौन से प्रोडक्ट के रूप में यूज़ होते हैं, ये यदि आपको पता हो तो फिर चारों की वैल्यू रख दो और आपस में प्लस माइनस कर दो तो आंसर मिल जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है। तो इस टाइप के जो सवाल हैं वो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। ओके, जो आपको ध्यान में रखना है। इसी टाइप का एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ। ओके, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। और उसको आपको उसका कैलकुलेशन करना, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना, मैं नहीं बताऊँगा, केवल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर नहीं है ना, मैं अलग से मैंने बना दिया है इसको, तो आप एक बार नोट करें कि एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन से हमारे मॉलिक्यूल हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं और उसके बीच में किसका फॉर्मेशन हो रहा है और किसकी लैम्डा नॉट एम की कैलकुलेशन करनी है ना, उसको नोट कीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जैसे NaCl की जगह मैं ले लेता हूँ NH4Cl। ओके, यही इसके अंदर ही मैं नोट कर देता हूँ, ये NH4Cl है ना, एक तो ले लिया NH4Cl। HCl की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर NaOH। ओके, ले लिया हमने, क्या ले लिया, NaOH। ओके, और NaOH के बाद में उसके बाद जो NaAC है उसकी जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर NaCl। ओके, क्या ले लिया मैंने, NaCl। और तीनों की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है ना, तीनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। NH4Cl की हमारी है 110, उसके बाद में NaOH की वैल्यू मैं यहाँ नोट कर देता हूँ 100, और उसके साथ में जो NaCl है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर आपको दी है 105। ओके, सीमेंस CM² मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। तो कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम, है ना, किसकी कैलकुलेशन करनी है, लैम्डा नॉट एम की, तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर CH3CH को हटा देते हैं
और यहाँ पर जिसकी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, NH4OH, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कि लैम्बडा नॉट m का क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों वैल्यू आपको दी है, यहाँ पर 3 की वैल्यू दी है और चौथे की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, सेम प्रोसेस, है ना। इसी प्रोसेस के माध्यम से आपको क्या करना है, ये जो NH4OH है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या करना है, कैलकुलेशन। ओके, हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी आपको बहुत ज़रूरी है ना, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना बिल्कुल आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक एग्जांपल, जो एग्जांपल 2.8 तो मैंने सॉल्व करवा दिया, ये आपके सामने है, और ये नया उसी टाइप का एक सवाल मैंने आपको नोट करवा दिया है, इसको आप ध्यान से सॉल्व करें और आंसर निकालें। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो जो कोलराउस लॉ था, है ना, वो कोलराउस लॉ की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल, है ना। एग्जांपल हमारा कौन सा पढ़ा था हमने, 2.7। ओके, और सेकेंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा इस कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन। ओके, 2 एप्लीकेशन आपके सामने हैं, दोनों को डिटेल से समझा, और दोनों एप्लीकेशन को समझने के बाद इसी कोलराउस लॉ से रिलेटेड ये इस टाइप का जो एक एग्जांपल है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसको हमने क्लियर कर दिया। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से कोलराउस लॉ, है ना, पूरा हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। ओके।